अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा समाजशास्त्र का लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस लेक्चर सीरीज में समाजशास्त्र के अब तक जितने भी टीजीटी, पीजीटी या अन्य शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हुए हैं, मैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी। हम 2010 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें 85 तक हो चुके हैं। आगे का आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, सी इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रकारों ने मानव जीवन की 100 वर्ष की अवधि की कल्पना की है। इस जीवन अवधि व जीवन पथि को उन्होंने 4 विश्राम स्थलों या पड़ावों में बांटा है, ताकि जीवन आनंद का भोग करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को निर्विघ्न रूप से प्राप्त किया जा सके। वास्तव में आश्रम व्यवस्था की पूर्ण व्याख्या पुरुषार्थ की व्याख्या के बिना नहीं की जा सकती। डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मन नैतिक आधार कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 87, निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 यह घोषित करता है कि अस्पृश्यता से उपजी कोई निर्योग्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी। अस्पृश्यता निवारण के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया था, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन 88, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 340 का पहला। 29 जनवरी 1953 को एक प्रथम पिछड़ा आयोग महान साहित्यकार काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसे काका कालेलकर आयोग कहा गया। अनुच्छेद 340 में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को यह अधिकार दिया गया कि उनको चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है 89, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सन 1929 में। हरविलास सारदा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1929 ईस्वी में बाल विवाह निरोधक कानून पास किया गया। यह कानून अप्रैल 1930 को लागू हुआ, जो सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा व्यक्ति विघटन का कारण नहीं है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। बेरोजगारी। शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण एवं अरुचिकर होने पर भी कभी कभी वैयक्तिक विघटन की स्थिति हो जाती है। इसके दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति को इससे जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। ऐसी दशा में व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में कुछ लोगों को असामान्य तरीकों से जीवन यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 91, जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लोम्ब्रोसो ने। लोम्ब्रोसो इटली की सेना में एक चिकित्सक थे। उन्होंने चिकित्सकीय व्याख्या के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि जैविकी एवं आनुवंशिक गुणों की अपराध में विशिष्ट भूमिका होती है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपराधी प्रकार के सिद्धांत को जन्म दिया, जो जन्मजात अपराधी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हुए बनाए नहीं जाते। हमारा अगला क्वेश्चन है 92, भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है।
हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 7 से 16 वर्ष तक के आयु को। जब बच्चे द्वारा कोई कानूनी विरोध या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 7 से 16 वर्ष तक आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़की द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मद्यपान की समस्या निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मेहनतकश वर्ग, यह वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मद्य पीने का आदी हो जाता है। मद्यपान करने का आदी हो जाता है, परिणाम स्वरूप समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिन लोगों को अपने व्यवसाय के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है वे भी शक्ति प्राप्त करने के लिए शराब का प्रयोग करते हैं। ट्रक चालक, धोबी, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, टेलीफोन एवं बिजली के कर्मचारी, श्रमिक, रिक्शा चालक, मजदूरी करने वाले एवं ठेला चलाने वाले स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार मजदूर लोग 5 से 12% और कहीं कहीं तो 25% तक की आय शराब पीने में उड़ा देते हैं। शराब की स्पष्ट गरीब को और गरीब बना रही है। जो व्यक्ति अधिक काम करते हैं तो मेहनत लगती है, वो तुरंत एनर्जी पाने के लिए ड्रिंकिंग करते हैं, इसलिए उनका सारा पैसा उसमें वेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 94, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देवदासी परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत में देवदासी प्रथा प्रचलित रही है, जिसमें युवा लड़कियां मंदिरों को सौंप दी जाती हैं। ये लड़कियां मंदिर में गायन तथा नृत्य का कार्य करती थी। देवदासी बनने वाली लड़की का विवाह किसी साधु के साथ औपचारिक रूप से करा दिया जाता था। मंदिर संबंधित साधु संत इन देवदासियों का उपभोग करते थे। अगला क्वेश्चन है 95, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सन 1952 ईस्वी। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नांकित में सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सामाजिक समर्थन देना समाज कल्याण कहलाता है। अतः विस्थापितों के लिए आवास की सुविधा समाज कल्याण से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है 97, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर पी मुखर्जी। समाज कार्य का समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। डीबी मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 98, निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑस्कर लेविस महोदय। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस द्वारा प्रेरित है, जिसकी रचना उन्होंने तब की जब वे मैक्सिको प्यूर्टो
रिको और न्यूयॉर्क सिटी के गरीब समुदायों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी स्थानों के गरीबों के व्यक्तियों में एक प्रकार की समानता होती है कि वे वंचित सामाजिक दशाओं में रहते हैं, जो अशिक्षा तथा अन्य अभाव के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन 99, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया? हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दुर्खीम महोदय। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। दुर्खीम ने समाज को दो रूपों में बांटा है, यांत्रिक समाज, सावयवी समाज। उन्होंने यांत्रिक तथा सावयवी समाज के आधार पर दो कानूनों की चर्चा की है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून। इनका निर्माण समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने तथा अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने और भयभीत करने के लिए होते हैं। प्रतिकारी कानून क्षतिपूर्ति से संबंधित, जबकि दमनकारी कानून से तात्पर्य खून का बदला खून। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 अक्टूबर 1995। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता। घरेलू हिंसा की विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया, जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा से सुरक्षित अधिकार प्रदान किए गए और महिला के परिवार में होने वाली महिलाओं पर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया गया है। अतः घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 2 अक्टूबर 1977 से एक ऐसे कार्यक्रम को आरंभ किया जिसका लाभ गांव के सर्वाधिक निर्धन परिवारों को मिला। इसी कार्यक्रम को अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1954। इसकी व्याख्या में पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भारत की संसद ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भारत के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या विश्वास को मानते हों, के लिए विशेष रूप से विवाह करने के लिए अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, कुछ मामलों में विशेष रूप का शादी करना, दूसरा कुछ विवाहों के पंजीकरण के लिए तथा तीसरा है तलाक प्रदान करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के नाम लेखक कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, के.एम. पनिक्चर। कावालम माधव पडिक्कर भारत के विद्वान, पत्रकार, इतिहासकार, प्रकाशक तथा राजनयिक थे। इनकी कृतियाँ निम्नवत है। पहला है एसेज ऑन एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, दूसरा है
इंडियन नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड आइडल। तीसरा है द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन स्टेट। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेस्टर मार्क। एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क एक फिनिश समाजशास्त्री, मानवशास्त्री और दार्शनिक थे। वेस्टरमार्क अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने उद्विकासी विचार हमारे पूर्वज पूर्णतः लैंगिक रूप से कामचारी थे का खंडन किया है। उन्होंने एकल विवाह को विवाह का सच्चा रूप माना है। अगला क्वेश्चन है आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिमरमैन। जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन में आणविक व लघु परिवार की संज्ञा दी है। इनके अनुसार गृहस्थ परिवार धरोधरी एवं आणविक परिवार का एक रूप है जिसमें इन दोनों परिवारों की कुछ विशेषताएं मिलती हैं। आणविक तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन जिमरमैन ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है पहले व्याख्या देख लेते हैं। दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग्य एक तथ्य के रूप में की है। ईश्वर वस्तुतः समाज का ही छद्म वेश है। सामूहिक रूप में व्यक्तिगत समाज की ही पूजा करते हैं। समाज ही वास्तविक देवता है। दुर्खीम के अनुसार धर्म एक सामाजिक घटना है। यह एक सामाजिक तथ्य है न कि मानसिक या आध्यात्मिक तथ्य जैसा कि सामान्यतः इसके विषय में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 109 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आतंकवाद है। हमारा गलत है इसलिए हमारा यह सही आंसर हो जाता है, बाकी तीनों तो सही है। क्वेश्चन नंबर 110 एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है, यह किस प्रकार की क्रिया है। हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक एवं दोनों। विवेकपूर्ण, मूल्यांकनात्मक। हमारा अगला क्वेश्चन है अगस्त काम्टे का जन्म वर्ष व देश है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जन्म 1798 में और फ्रांस में हुआ। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की। इनका जन्म दक्षिणी फ्रांस में एक बहुत छोटे राज्य की अधिकारी के घर सन 1798 में हुआ था। उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है गरीबी की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। डी इज द राइट आंसर। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत में जून 1964 से जनवरी सन 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने गांवों की ओर लौटो का नारा दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है 113 मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइस एच बेटिक्स। व्याख्या देख लेते हैं आगे। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व में राइनहार्ड बेंटिक्स ने मैक्स वेबर का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त बेंटिक्स ने एस एम लिप्सेट के साथ मिलकर औद्योगिक समाज में
गतिशीलता नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें इन्होंने सामाजिक गतिशीलता को सूक्ष्म विश्लेषित किया। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना है गृहस्वामिनी, बल्कि उनकी बहन है। यह किसने कहा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वांस एंड बेकर्स ने। हमारा अगला क्वेश्चन, नगरवास जीवन की एक पद्धति है, किसने कहा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एल विर्थ। एल विर्थ ने अपने शोध पत्र नगरीयता एक जीवन विधि के रूप में के द्वारा स्पष्ट किया है कि नगरीय तथा ग्रामीण समुदाय के संबंधों की प्रकृति, मनोवृत्तियाँ एवं जीवन स्तर एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है, अतः इन दोनों समुदायों को दो ध्रुवों के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्र किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है? बी इज़ द राइट आंसर, दैव विवाह। इसमें पुत्री भेंट दी जाती है। दैव विवाह में कन्या के पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और वस्त्र तथा अलंकार से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उस यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करता है। मुता विवाह प्रचलित है। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, शिया मुसलमानों में। मुसलमानों को दो विवाहों की व्यवस्था की गई है, निकाह या एक अस्थाई विवाह है, जबकि मुता अस्थाई विवाह है। मुसलमानों के सुन्नी संप्रदाय के अनुसार केवल निकाह को हो सकता है, जबकि शिया संप्रदाय मुता अस्थाई विवाह भी करते हैं। इस विवाह के लिए कुछ समय दिया जाता है। इस विवाह केवल कुछ ही समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय के बाद स्त्री पुरुष के यौन संबंध टूट जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है। हमारा राइट आंसर है डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। आवास और गंदी बस्तियाँ, भीड़ भाड़ और निर्व्यवस्थीकरण, पानी आपूर्ति एवं जल निकास। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्य का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? बी इज़ द राइट आंसर, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का। परिवर्तन की एक विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में आधुनिकीकरण एवं विशिष्ट वांछित प्रकार की तकनीक तथा उससे संबंधित सामाजिक संरचना, मूल्य व्यवस्था, प्रेरणाओं तथा आदर्श नियमाचारों का एक पुंज है जो पारंपरिकता से भिन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिनियम 1992 का संबंध है। हमारा राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर, पंचायती राज से। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संसद द्वारा अप्रैल 1992 द्वारा पारित किया गया। उक्त अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत का अंतः संबंधित करती है। यह धारणा किसकी है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑस्कर लेविस का। लेविस के अनुसार इस प्रथा के अंतर्गत एक ग्राम में होने वाली प्रत्येक समूह से यह आशा की जाती है कि वह दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, श्री ज्योतिबा बाई फूले। ज्योतिबा फूले ने सन 1813 में मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का नेतृत्व माली तेली
कुणबी और सती आदि पिछड़ी जातियों द्वारा हुआ। इस समाज का उद्देश्य निम्न जातियों के व्यक्तियों और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना था। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 2009 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि अब वीडियो कैसा लगा आपको। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।